हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। द गुरुकुल इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ही टॉपिक जो कि ये रिलेटेड है करंट अफेयर्स से, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के बहुत सारे फैक्ट भी देखेंगे और एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो है आज के हमारे जो पीएम है प्रधानमंत्री, उन्होंने आपको पता है कि एवरी 15 अगस्त को ये अपना स्पीच देते हैं। तो इस बार भी इन्होंने स्पीच दिया और स्पीच में क्या क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्या योजना लेके आए वो चीज़ें बताऊंगा। लास्ट इन्होंने 15 अगस्त को बहुत सारी योजना चालू किए थे, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। मतलब ओवरऑल ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो शुरू से लास्ट तक इसमें बने रहिएगा, ठीक है। और मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो 77th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको भी, ठीक है। और ये याद रखना, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि ये कौन सा हमारा हैप्पी इंडिपेंडेंस था, तो 77th था, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। आज के स्पीच में मोदी जी ने एक बात बोली थी कि मेरे शब्द लिख कर रख लीजिए, ठीक है। इस कालखंड में हम जो करेंगे, जो कदम उठाएंगे, त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। मतलब 1000 आगे तक हमारे जो भी हमारे जनरेशन आएगा उसको फायदे होंगे, ठीक है। इन्होंने स्पीच में बहुत सारी चीज़ें बोला है, जैसे रिफॉर्म, प्रोफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से डील करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो लेक्चर में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। मैं एक एक चीज़ें आपको बताऊंगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, आपका जो चीज़ है यहाँ पे देख लीजिए, ये मिलेगा कि 10 साल का हिसाब दिया है मोदी जी ने। ये बहुत सारे, मतलब इसमें देखोगे तो आपको यहाँ पे न्यूज़ बने थे, आर्टिकल इस पे छपे थे। 10 साल का हिसाब, 5 साल का ख्वाब। 5 साल का ख्वाब दिया है इन्होंने कि 5 साल में हम जो है ना, अभी हम लोग विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है ना, तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और 90 मिनट तक इन्होंने स्पीच दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या बनेगा वो भी बताता हूँ आगे। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो कि हाल ही में मैंने इसके बारे में मैंने बताया था और आप लोग को पता होगा तो आप बताइएगा, अदरवाइज मैं इसका आंसर जो है ना वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा। इंडिया मेक्स क्रूड ऑयल पेमेंट टू विच कंट्री इन लोकल करेंसी रुपया फॉर फर्स्ट टाइम। मतलब देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि इंडिया ने क्रूड ऑयल पेमेंट के लिए, क्रूड ऑयल के पेमेंट के लिए रुपया का इस्तेमाल किया। पहली बार ये गल्फ कंट्री के साथ हुआ है और कल ही मतलब 14 अगस्त को ये काम हुआ है। तो ये रुपया में क्या करेंगे, क्रूड ऑयल जो हम लोग खरीदेंगे ना, तो रुपया में हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। रुपया में हम लोग पैसा देंगे। तो ऑप्शन में आपका सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई और कुवैत, इसमें से आपको सही आंसर चूज करना है और इसका आंसर मैं लास्ट में आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर आते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि अभी तक मोदी जी ने 10 बार इन्होंने स्पीच दिया है। 2014 में ये सबसे पहले पीएम बने थे और 2014 से ये कंटिन्यूस हर साल 15 अगस्त को ये स्पीच दे रहे हैं। देख सकते हो, आपको 65 मिनट पहली बार दिया था, 86 मिनट, 96 मिनट, ऐसे करके इन्होंने, मतलब एवरेजली इनको देखा जाए तो 84 मिनट का इनका है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि इनका, तो ये चीज़ है। सबसे ज़्यादा जो लंबा स्पीच रहा इनका 2016 में था, 96 मिनट का था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वहीं पे देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले पीएम थे, उनका फर्स्ट जो स्पीच था वो 24 मिनट का था और सबसे लंबा स्पीच जो था उनका, तो जो था वो 70 मिनट का था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी फैक्ट है, आपको याद रखनी चाहिए। नहीं याद रखोगे फिर भी काम चल जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड नेहरू का नाम है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बार जो 15 अगस्त को तिरंगा कौन से प्रधानमंत्री ने फहराया है। क्वेश्चन एक दो बार मना है, तो प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू है, जो 1947 से लेकर 1964 तक इन्होंने झंडा फहराया। मतलब 17 बार इन्होंने झंडा फहराया है। और उसके बाद इनका नंबर आता है, ये उनकी जो जवाहरलाल नेहरू की जो बेटी थी इंदिरा गांधी, ये 16 बार तिरंगा फहराया है। तो सबसे ज़्यादा बार नेहरू और उसके बाद ये इनकी बेटी इंदिरा गांधी ने फहराया। और उसके बाद थर्ड नंबर में आ जाते हैं हमारे पीएम आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने 10 बार इन्होंने झंडा फहराया है, तो याद रखिएगा। इन प्रधानमंत्रियों ने कभी नहीं झंडा फहराया लाल किले पर। तो ये चीज़ें बोल रहा है कि ऐसे दो ऐसे पीएम थे जो पीएम तो बने बट उन्होंने कभी भी लाल किले पर झंडा नहीं फहरा पाए, क्योंकि ये 13 दिन का था इनका काम ही था। तो दो लोग थे यहाँ पे, याद रखना, गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर। ये दो लोग ऐसे
पीएम है जो जिन्होंने झंडा फहराया ही नहीं और पीएम बने, ठीक है। तो याद रखिएगा गुलजारी लाल, ये 13 दिन का 2 बार बने थे, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो, बट इतना याद रखना, गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर गुलजारी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपको, बाकी चीज़ें आप लोग को मिलेगी तो वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर इस उसके बाद देखो इंडिया का देखोगे तो ग्लोबल स्टेचर इतना अच्छा बढ़ गया है ना, मतलब ग्लोबल में इंडिया का बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट इज्जत बन गया है, जिसके चलते अभी देखो कुछ साल पहले ऐसा था कि हम लोग का इंडिपेंडेंस डे होता था तो कोई भी मतलब कोई भी कंट्री उतना अच्छे से हम लोगों का विश नहीं करता था, बट इस बार देखोगे तो चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, फ्रांस हो, तो ये सब लोगों ने इंडिया को क्या किया है, विश किया है। तो इसमें से आप लोग को जो याद रखने के देख लो सकते हो, फ्रांस के जो ये राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, आप लोग याद रखना, ठीक है। याद रखना आप लोग का इजी है। तो रूस के जो आपको व्लादिमीर पुतिन है, इन्होंने भी विश किया इंडिया को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी को बधाई दी। फिर उसके बाद नेपाल के ये देखो, ये हमारा पड़ोसी देश है, बोला जाता है कि यहाँ पे बेटी रोटी का रिश्ता है, और नेपाल जो है अगर कुछ है तो हम इंडिया की बदौलत ही है, भले ही कुछ भी बोलता है, फटफटाता है, लेकिन फिर भी हम लोग माफ़ कर देते हैं। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल है, ठीक है ना, प्रचंड के नेता है। इजराइल के भी राष्ट्रपति ने हमको क्या किया है, विश किया है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत ध्यान रखना है। इजराइल के राष्ट्रपति का नाम है इसहाक हर्जोग, और वहाँ के पीएम का जो नाम है ना वो है ये बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है ना, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, नेतन्याहू। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे पीएम जो भी भाषण दिए थे उसमें से देखोगे तो 110 बार इन्होंने भारत का नाम लिया है, ठीक है ना, 63 टाइम्स इन्होंने विश्व का नाम लिया है। परिवारजन देख सकते हो कि अब यहाँ पे परिवारजन की बात आ गई है, जैसे मतलब कांग्रेस की है तो ये यहाँ पे नेपोटिज्म की बात चल रही है, तो ये भी मतलब जाते जाते इन्होंने जो विरोधी विपक्ष वाले हैं उनको भी इनको करारा जवाब दिया। इन्होंने सामर्थ्य का नाम इन्होंने 43 बार लिया है, गांव का नाम इतना बार लिया है, और इन्होंने बोला है कि अगले 5 ईयर में देख सकते हो ना, अगले 5 सालों में जो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो 3rd पे पहुंच जाएगी। अभी के टाइम में जो इंडिया है ना 5th पे है, फर्स्ट पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर उसके बाद जापान है, जर्मनी है, और 5 सालों में हम लोग उठ के आ सकते हैं यहाँ पे 3rd पे, मतलब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग का बन जाएगा 5 सालों में, इन्होंने टारगेट फिक्स किया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया है इन्होंने। यहाँ नया भारत है जो आत्मविश्वास से भरा हुआ संकल्प को चरितार्थ करने वाला भारत है। यह भारत न रुकता है, न थकता है, न हारता है, न ही हारता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी, मतलब ये मतलब कोर्स से अच्छी चीज़ है, ध्यान में, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, बट ये सब चीज़ें उन्होंने बोला है। सबसे पहले मोदी जी ने स्टार्ट किया भाषण, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने मणिपुर का नाम लिया, देख सकते हैं यहाँ पे, लोकतंत्र की जननी, विविधता से भरा हुआ, अगर घटना मणिपुर में होती है तो पीड़ा महाराष्ट्र में होती है, अगर बाढ़ असम में आती है तो केरल बेचैन हो जाता है। तो मणिपुर में हाल ही में आप लोग को पता हुआ था, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में पूरा ऑल ओवर इंडिया के लोगों ने, जिन्होंने भी सुना उन्होंने उसको मतलब बोला कि बहुत ये बुरा हुआ, ये मतलब इंडिया के नाम पे धब्बा लग गया, बहुत सारी चीज़ें, मतलब किसी को भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि न्यूड वहाँ पे कुछ वोमेन थी, उनको डांस करवाया गया, तो ये सब चीज़ें थी। तो मणिपुर का यहाँ पे चर्चा किया इन्होंने, तो मणिपुर का आप लोग एक कैपिटल याद कर सकते हो, तो इम्फाल यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है। यहाँ के सीएम का नाम याद कर सकते हो, एन बीरेन सिंह है, तो ठीक है। तो ये एन बीरेन सिंह यहाँ का इनका सीएम है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे देख सकते हो, ये मणिपुर आपको 7 स्टेट मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो टच करता है नागालैंड है, क्योंकि ये चर्चा में एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ जाए तो ये मत समझना कि पूछना कि कहाँ से आ जाए। देख लो यहाँ के बगल में मिजोरम मिलेगा, मेघालय मिलेगा, ठीक है। तो ये 7 सिस्टर सिटी में स्टेट में से एक स्टेट है, ठीक है। तो इम्फाल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन्होंने फिर अगले भाषा की ओर बढ़े, तो इन्होंने बोला कि मातृभाषा का महत्व पढ़ा, ठीक है ना। इन्होंने हमारे जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, ये वाई चंद्रचूड़ है, तो इनका नाम भी याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्वतंत्रता दिवस में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे, वहाँ भी उन्होंने मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के टिप्पणी को हाथ जोड़कर स्वीकार किया और अभिनंदन किया। मोदी जी ने बोला कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में अभी मतलब जो भी वहाँ पे बहस होती है ना,
जो भी निर्णय सुनाया जाता है उसको अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में, मतलब लोकल लैंग्वेज में, जैसे भोजपुरी हो गया, तमिल हो गया, 10 ऐसे लैंग्वेज में उसको मतलब रिकॉर्ड करके मतलब बताया जाएगा। तो ये चीज़ें इन्होंने बोला कि यहाँ पे मातृभाषा का जो महत्व बढ़ा है, जो जहाँ पे है वहाँ से मातृभाषा का महत्व बढ़ गया है। ठीक है, शासन की संस्थाएं संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य कर रहे हैं, और जो भी शासन की व्यवस्था है, जो मतलब इनके कहने का मतलब जो भी सरकारी लोग हैं, तो वो मतलब जो संवैधानिक सीमा है उसके अंदर ही रह के काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि लोग करप्शन कर रहा है, बट करप्शन तो इंडिया में बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको डीवाई चंद्रचूड़ नाम याद रखना है, इनका चाहे तो फोटो याद कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं ये दिक्कत है यहाँ से। तो इन्होंने चर्चा जो किया है ये सब 10 क्षेत्रीय भाषाओं के में अनुवाद जा रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले, तो ये भी बता ही दिया, देख सकते हो 10 कौन कौन सा है। उड़ीसा है, ठीक है ना, गुजराती है, तमिल है, असमी है, खासी है, गारो है, पंजाबी, नेपाली, देख लो नेपाल हमारा नेवर कंट्री है, नेपाल में जाता है, बंगाल का। ठीक है, तो ये समझ सकते हो। सीजीआई ने प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया, और सीजीआई ने कहा था कि जो भी हमारा टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है, बिना टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद पीएम मोदी ने अपने भाषण में अदालती फैसलों के भाषाओं में उपलब्ध कराने के सुप्रीम कोर्ट की सराहना की। वही स्वतंत्रता दिवस के समूह मौजूद भारत के डीवाई चंद्रचूड़ ने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। ठीक है, ये देख सकते हो। फिर मोदी जी ने भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में तीसरे नंबर पर बताया, बोला कि भारत में जो स्टार्टअप करने का जो इकोसिस्टम है ना, इन्वायरमेंट है ना, दुनिया में वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है। मतलब यहाँ पे स्टार्टअप करने का बहुत ज़्यादा चांस है। लोग चाहे तो एक अगर मतलब बोलते हैं ना कि मोदी जी बोल रहे थे कि अगर एक युवा अगर स्टार्टअप करने के लिए सोच रहा है ना, तो उसके लिए हजार मतलब संभावनाएं खुल जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो स्टार्टअप के बारे में इन्होंने यूज़ किया। फिर उसके बाद G20 की अध्यक्षता पर बात की। इन्होंने बोला कि भारत इस बार क्या कर रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग याद कर सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ये स्ट्रैटेजी का हो जाएगा। ठीक है ना, 2 साल 4 साल बाद पूछ सकते हैं कि 2023 में G20 का अध्यक्षता किस देश ने किया था, तो ये हमारा इंडिया किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारत को मिली G20 अध्यक्षता पर बात की। उन्होंने कहा यह बात निश्चित है कि भारत का सामर्थ्य विश्व की नई बुलंदियों पर पार करने वाली है। आज देश में G20 समिट की मेहमानबाजी का अवसर मिला है। हिंदुस्तान के हर कोने में G20 के कई कार्यक्रम हुए, उस देश की विविधता का दुनिया को परिचय कराया। जैसे G20 में बहुत सारे मीटिंग होता है, ऐसा नहीं कि G20 में एक ही मीटिंग होगा, कम से कम 20-25 मीटिंग होता है। स्टार्टअप का मीटिंग अलग होता है, सिक्योरिटी का मीटिंग अलग होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में हम लोग करवा रहे हैं, जिससे वहाँ पे मान लो कि 20 कंट्री के लोग अगर जा रहे हैं, वहाँ के मिनिस्टर जा रहे हैं, जो भी जा रहा है, तो वो देख रहा होगा कि हाँ इंडिया में ये सब चीज़ें कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, मतलब कल्चर प्रोग्राम भी वहाँ पे करवा देते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं लोग, तो ये चीज़ें अच्छी हो रही है, इसलिए G20 का भी इन्होंने बात किया। फिर उसके बाद इन्होंने योजना का भी कुछ जिक्र किया। शुरू की जाएगी योजना, तो एक योजना शुरू की जाएगी विश्वकर्मा जयंती पर। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है, और उसी दिन पीएम का बर्थडे भी है। ठीक है ना, पीएम का बर्थडे भी आता है, तो उसी दिन एक योजना शुरू करने वाला है विश्वकर्मा जयंती। अब इस योजना के बारे में इन्होंने अभी तक पूरा ब्यौरा नहीं दिया है कि क्या है, कि जैसे कभी भी ये 2014 को आते हैं तो कुछ न कुछ यहाँ पे क्या करते हैं, योजना का शुरुआत करते हैं। जैसे जनधन योजना इन्होंने लाया था, जनधन योजना 2014 के भाषण में पीएम ने लाया था 15 अगस्त को। ठीक है ना, और 28 सितंबर से जनधन योजना शुरू हुआ था। जनधन योजना वो था कि जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलने का। ठीक है, तो ये विश्वकर्मा योजना याद कर लेना, जिसमें 13.5 करोड़ गरीब भाई बहन को, मतलब ये बोल रहे हैं कि उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में 13.5 करोड़ को भाई बहनों को गरीबी से बाहर निकाला है, ये चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो। फिर उसके बाद देश में आतंकी घटनाएं कम हुई है। आपको भी पता है कि पहले जो था टेररिस्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे, बट कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक वगैरह ये सब कम हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत इन्होंने बोला है। फिर उसके बाद 1000 साल कालखंड के बारे में इन्होंने बात किया कि बलिदान तपस्या का व्यापक रूप आखिरकार 1947 में सफल हुआ। इनके कहने का मतलब है कि हम लोग का जो देश था ना, वो 1000 साल
से गुलाम था और 1947 में हमको आज़ादी मिली। तो ये अब पता नहीं इन्होंने कौन से हिसाब से किया है कि हम लोग को 1600 के आसपास में तो हमारे क्या आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, और ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो 700 होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद आए, कुछ दिन के बाद हम लोग गुलाम हुए। बट उसके पहले ये जो आ रहे हैं ना, जैसे गुलाम वंश हो गया, ठीक है ना, लोधी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, बाबर, हुमायूं, ये सब जो इब्राहिम लोधी, ये सब लोगों ने बाहर से ही आके हमारे यहाँ पे क्या किया, शासन किया है। इसलिए उन्होंने आए और हमें गुलाम बनाया और हमको बढ़ चढ़ के उन्होंने भी लूटा, ठीक है। तो वो उन्होंने भी लूटा, तो उनकी बात ये कर रहा है, ठीक है ना। तो देख सकते हो 1000 साल की गुलामी में संजोए हुए पूरे सपने पूरे हुए। मैं 1000 साल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि देश के सामने एक मौका आया है। हम ऐसे कालखंड में जी रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि भारत के अमृत काल का यह पहला वर्ष है। मतलब बोला गया है कि जो कि हम लोग का अमृतकाल जो 2022 में पिछले साल स्टार्ट किया गया था, 2022 से लेकर 2047 के बीच में हम लोग को क्या करना था, इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाना था। तो इसीलिए यहाँ पे 25 साल का जो काल बोला जाता है ना, अमृत काल बोला जा रहा है। तो ये अमृत काल का ये पहला साल है। तो इन्होंने बोला कि बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग अमृत काल में हम लोग जी रहे हैं और ये सब, ठीक है। मेरे शब्द लिखकर रख लीजिए कि इस कालखंड में हम जो करेंगे, जो कदम उठाएंगे, त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, आने वाले 1000 साल तक स्वर्णिम इतिहास में इतिहास उससे अंकुरित करने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बोली है। फिर यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि महिलाएं जो है, महिलाएं द्वारा ड्रोन उड़ाए जाने वाली योजना शुरू होगी। महिला के लिए ऐसा योजना ला रहे हैं कि महिलाएं जो होगी ड्रोन उड़ाएगी। लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर बात की। उन्होंने कहा कि बेटियों पर जुल्म न हो, यह हमारा सामाजिक और पारिवारिक दायित्व है। मतलब एक एक पर्सन की दायित्व है। आज 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। आप लोग जाओगे तो गांव में देखोगे तो जीविका वगैरह चलता है। गांव में जाएंगे तो बैंक, आंगनबाड़ी, दवाई देने वाली दीदियाँ मिलेंगी। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं मतलब क्या कर रहे हैं, देश में की तरक्की में काम कर रहे हैं। भले मतलब ये इनको नौकरी मिल रही है, घर चला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो इन्होंने बात किया है चर्चा में, जो कि आपको आगे चल के इम्पोर्टेंट बन सकता है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है 10 साल का हिसाब देने आया हूँ। बोला है कि इन्होंने 10 साल का मैं जो अभी लेखा जोखा है वो दूंगा। पीएम ने कहा मैं 10 साल के हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले प्राचीर से देशवासी को दे रहा हूँ। 10 साल पहले 30 लाख करोड़ भारत सरकार की तरफ से ज़्यादा थे। पिछले 9 सालों में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंच गया, ठीक है। तो ये देख सकते हो, राज्यों को जो पहले 30 लाख करोड़ जाते थे, तभी 100 लाख करोड़ जा रहे हैं। पहले स्थानीय निकाय, मतलब जो गांव के जो ग्राम पंचायत वगैरह है, वो जो मुखियाओं का डेवलपमेंट करते हैं, उनके लिए जो पैसा था, तो पहले 7,000 करोड़ जाता था, अभी 3 लाख करोड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें देख सकते हो। पहले जो गरीबों के घर के लिए 90,000 करोड़ रुपए खर्च होता था, आज 4 लाख रुपए करोड़ खर्च हो रहा है। भारत सरकार 10 लाख करोड़ रुपए किसान की यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। ये सब चीज़ें इन्होंने मतलब अपनी जो भी काम था इन्होंने सुनाया। फिर लास्ट में इन्होंने बोला कि प्राकृतिक आपदा भी हम लोगों के साथ आया है, ठीक है ना। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किया है। जैसे देख सकते हो कि कहीं पे ज़्यादा ही पानी हो गया, कहीं पे ज़्यादा सुखाड़ हो गया है। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी मतलब इन्होंने चर्चा किया है। तो इससे आप सोच सकते हो कि मतलब कोई भी अगर बोलता है तो बोलने का जो शैली है इनका थोड़ा सा अच्छा है। इसीलिए ये क्या करते हैं ना, लोगों को पीपल टू पीपल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जिन परिवारों ने संकट को सहन किया है, उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। राज्य केंद्र सरकार मिलकर उन संकटों से मुक्त होकर तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने बोला कि जिनकी भी हानि हुई है उनके लिए संतावना वगैरह दिया, और क्या बाकी चीज़ें ये सब कहा इन्होंने। बाकी चीज़ें इसमें चाहिए तो आप लोग देख सकते हो आगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोला इन्होंने देश में अवसरों की कमी नहीं, मतलब वही चीज़ें है। इन्होंने बोला कि देश में कोई भी अवसर का कमी नहीं है। पीएम मोदी ने किया, आज झुग्गी झोपड़ी में निकले बच्चे दुनिया में प्रकर्म दिखा रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे गांव कस्बे नौजवान हमारे बेटे बेटियों आजकल कमाल दिखा रहे हैं। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आज अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे, ये देश आसमान से ज़्यादा अवसर देने को सामर्थ्य है। तो वही चीज़ें मैंने आपको बताया कि G20 का होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को देख लेना। फिर यहाँ पे देख सकते हो आगे जो सरकार ने फॉर्म से
ट्रांसफॉर्म तक। सरकार ने स्टार्ट किया फॉर्म से और ट्रांसफॉर्म तक। तो इन्होंने एक नारा दिया था 2019 में। तो ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ें ताई मोदी ने कहा अपने ऐसी सरकार फॉर्म की है, मोदी में रिफॉर्म की हिम्मत आई। और जब मोदी में ही रिफॉर्म की हिम्मत आई और जब मोदी ने एक बाद रिफॉर्म की तो देश के कोने कोने सरकार में हिस्से के रूप में काम कर रहे ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब जो होता है, जो मतलब सरकारी नौकरी करने वाले हुए लोगों ने परफॉर्म करने की जिम्मेदारी निभाई। अब ये जनता जनार्दन जुड़ गई है तो ट्रांसफॉर्म भी होता नजर आ रहा है। ठीक है ना। तो याद रखना, ये किसने बोला था? रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये मोदी जी ने बोला था। अगले 5 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, ये सब आपको बता दिया है। ठीक है ना। महंगाई पर नियंत्रण का प्रयास पीएम मोदी। और पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया में देख लो कि कोरोना के वजह से, फिर उसके बाद रसिया यूक्रेन का युद्ध के वजह से बहुत सारे क्या हो गई है, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है ना। तो दुनिया में हर हिस्से में देख रहे तो महंगाई बढ़ी हुई है, बट हम लोगों ने महंगाई को कंट्रोल करके रखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हो इन्फ्लेशन का जो रेट है अभी के टाइम में जो चल रहा है, वो इन्फ्लेशन का रेट यहाँ पे देख सकते हो। अर्जेंटीना में 104 चल रहा है। ठीक है ना। तुर्की में 43%। हमारा प्यारा दोस्त जो बोल सकते हो यहाँ पे पाकिस्तान का 36% है। ठीक है। तो देख सकते हो इंडिया का कितना 5.7% है, यूएस में 4.9 है, स्विट्जरलैंड 2.6 है। तो अभी इंडिया का जो भी हम लोग का इन्फ्लेशन रेट है ना, कंट्रोल में चल रहा है। और ये बढ़िया बात है, जिससे महंगाई हमारे इस देश में क्या रहेगी, कंट्रोल रहेगी। ये हम नहीं बोल रहे, ये डेटा बोल रहा है, आईएमएफ बोल रहा है, तो इसको थोड़ा सा मानना ही पड़ेगा। क्लियर। फिर उसके बाद मोदी जी ने ये भी बता कि बोला कि जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रोजेक्ट हुआ, हमने स्टार्ट तो कर दिया बनने के लिए, बट बीच में क्या हो गया, वो प्रोजेक्ट वहीं पे अटक गया और सालों तक ये प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं हुआ। तो वो पहले होता था। तो इन्होंने बोला कि अभी मैं जो शिलान्यास करता हूँ उसका उद्घाटन भी करता हूँ। तो ये बात कही पीएम मोदी ने कहा देश में रेल आधुनिक हो रही है। रेल का जो आधुनिक है, वंदे भारत ट्रेन आज देश के अंदर काम कर रही है। वंदे भारत ट्रेन के बारे में आपको बताया तो सबसे पहले कि सबसे पहले ये याद रखना, बनारस से लेकर दिल्ली के बीच में चली थी। ये बार बार चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखता हूँ कि क्वेश्चन का भी बन सकता है। गांव गांव पक्की सड़कें बन रही है, तो इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो, ये सब चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटी पहुँचाया गया। आज गांव गांव तो इंटरनेट पहुँचा है। ठीक है। सब चीज़ें इन्होंने अपनी मतलब जो भी अच्छाई है उन्होंने दिखाया है। ग्लोबल ऑर्डर पॉलिटिकल इक्वेशन बदल रहा है। मतलब पूरा जो वर्ल्ड है ना, वो इक्वेशन बदल रहा है। पहले क्या था कि लोग जो भी कंट्री था वो चुपचाप किसका सुनता था, अमेरिका का सुनता था। तो आज कुछ लोग हैं कि चाइना का भी सुन रहे हैं, तो कुछ रसिया का भी चल रहा है। तो ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट स्ट्रेचर इंडिया का भी बढ़ा हुआ है। तो वो चीज़ें तो इक्वेशन क्या अभी चेंज हो रहा है। तो ये सब की बात इन्होंने कही है कि ऐसा पीएम मोदी ने कि भारत का सामर्थ्य और विश्वास नई बुलंदियों को पार करने वाली है। आज देश में G20 समिट का मेहमानबाजी मिला, G20 देश के कोने कोने में। तो ये सब आप लोग को देख सकते हो यहाँ पे। मैं विश्वास से देख रहा हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने जो आकार लिया था, कोरोना के बाद ग्लोबल ऑर्डर नया पॉलिटिकल इक्वेशन आगे बढ़ा। जो कोरोना आया था उसके बाद से सबने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया कि हम अपनी भलाई सोचेंगे। ऐसा नहीं कि पहले अमेरिका है तो वो बोलेगा चाहे पाकिस्तान को ऐसा करो तो वैसा करता था। वैसा चीज़ बदल गई है। जैसे इंडिया के ऊपर प्रेशर था, तो इंडिया भी अब ऐसा नहीं करता है। जो मत में जो अपने देश के वासियों के लिए फ़ायदे की काम होता है वो चीज़ें इंडिया वाले करते हैं। आज वर्ल्ड ऑर्डर तय करने में गेंद हमारे पाले में। वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम लोग अपने गेंद जो भी हमारे डिसीजन पे डिपेंड करता है। क्योंकि देख सकते हो कि इंडिया और रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। जो यूक्रेन का बैक कर रहा है यूरोपियन यूनियन कंट्री कर रहा है। ठीक है ना। अमेरिका कर रहा है और रसिया का चाइना कर रहा है। और रसिया, अब देखो इसमें सबसे बड़ा मेजर जो स्टेचर है वो इंडिया का है। अब इंडिया दोनों को बैलेंस करके चल रहा है। अगर देखो न यूएसए चाहता है कि इंडिया हमारे हाथ से जाए, न रसिया चाहता है। तो हम जिधर चले जाएंगे, हम ऐसे हो गए ना, जिधर चले जाए उधर का पार्टी ऐसा हो जाएगा, मतलब ताकतवर हो जाएगा। पीएम ने कहा है ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जो मैंने आपको बताया, न थकता है, न हारता है, न ही हारता है। ठीक है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण खत्म करने की अपील की है। बोला है कि जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है देश में, करप्शन है, उसको ख़त्म करो। परिवारवाद नहीं होना चाहिए, सब लोगों को क्या मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको बाल लोग कांग्रेस में है तो जैसे जवाहरलाल नेहरू की बेटी बनी, फिर उसके बाद उनके
जो भी हस्बैंड थे इंदिरा गांधी के थे, ये सब उनके बेटे बनते जाए, तो वही लोग चीज़ें परिवारवाद या चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं बताने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो शॉर्टकट में जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो चीज़ें मैं आपको समझा ही दूंगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने बोला है, इन्होंने लास्ट लास्ट में इनको जाते जाते ये भी बोला है कि मैं लाल किले से आपकी मदद मांगने आया हूँ, मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। आज़ादी के अमृत काल में 2047 में जब देश 100 साल मनाएगा, मतलब 1947 में हमको आज़ादी मिली थी, 2047 में हमको 100 साल पूरे हो जाएगा। उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित, भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। मैं बोला था ना डेवलप कंट्री यानी विकसित कंट्री होना चाहिए, तो ऐसा तो इन्होंने सारा मांगा। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने हमें फिर से आशीर्वाद दिया, परिवर्तन का वादा मुझे ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास किया है। 2047 के सपने को साकार करने के बाद स्वर्णिम 5 साल हो गए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इन्होंने सब कुछ अच्छे से बोला है, तो ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। हमने पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाया, ये भी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये जो है ना, एवरी ईयर मतलब एक साल में 3 बार हर एक मतलब जो भी किसान है उनको 3 बार करके 2000 रुपीज़ करके 6,000 रुपये का किस्त दिया जाता है किसान को, फार्मर को। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो कि आपको पता होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपये खर्च किए ताकि गरीब को दवाएं मिले, उनके अच्छे से इलाज हो, हमें पशुधन। लेकिन बट इसके बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि कैग ने बोला है कि जो भी ये आयुष्मान भारत में जो पैसा खर्च हुआ है ना, वो गलत तरीके से खर्च हुआ है, क्योंकि कुछ लोग हैं कि ऐसे उनका डेथ भी हो गया और उनके नाम पे पैसा लोग उठा के इलाज करवा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, करप्शन हुआ है। बट सरकार ने मैंने पैसे दिया है, बाकी यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी वाले हैं, जो सरकारी नौकरी वाले हैं, ये सब उन्होंने गलत काम किया है। जन औषधियों केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन को, देश के मध्यवर्गीय वर्ग को नई ताकत की सफलता को देखने हुए अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र को बढ़ाकर 25,000 जन औषधि केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, आपको याद करनी है कि जो भी मोदी जी कभी कभी आते हैं लेके क्या योजना लेके आते हैं, तो योजना आपको पूछ दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना इन्होंने देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना इन्होंने बोला था कि 2022 तक सबको घर मिलेंगे, ठीक है। तो ये बोला था इन्होंने, और ये 25 जून 2015 में आया था। तो ये याद रखना कि कब आया था, तो 2015 में आया था, ठीक है। ईयर पूछ देता है 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना कि सबको घर मिलेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है ना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये कोरोना का टाइम में स्टार्ट हुआ था, 26 मार्च 2020 को कोरोना का टाइम में स्टार्ट हुआ था कि जो भी गरीब लोग हैं ना उनको 5 किलो चावल और गेहूं मिलेगा, उनको दाल मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये 80 करोड़ लोगों को राशन जिनको है उनको मिलते आ रहा है तब से, ठीक है। तो ये जो 5 किलो जो चावल है ना, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मतलब पर पर्सन को एक इसमें नहीं, ठीक है। मेरी नीति मेरा साथ ये भी एक योजना है। भारत देखो, किसानों को फसल बीमा प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से शुरू किया। यह नीति यह सुनिश्चित करता है कि कृषक समुदाय अच्छी तरह से सूचित और साधन संपन्न हो, ठीक है। तो ये मतलब किसान के लिए हेल्प करने के लिए बात चल रही है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से ऐसे बन जाएगा कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ किस से रिलेटेड है, फार्मर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो ये आप लोग याद रखना, ये फार्मर से रिलेटेड है, ठीक है। भारत में जल जीवन योजना, तो जल जीवन योजना भी देखोगे तो ये भी केंद्र सरकार ने लाया था। 2022 तक जल जीवन मिशन से 4 करोड़ ग्रामीण परिवारों को सार्वजनिक जल प्रणाली से जोड़ने की उम्मीद है, ठीक है ना। तो 2022 तक तो जल जीवन योजना किससे रिलेटेड है, ये तो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। जल जीवन या हर घर जल मिशन 2024 तक सामुदायिक भागीदारी और वितरण करने का जोर देता है, ठीक है। इसके बारे में आयुष्मान भारत अभी बताया था कि कोई भी 2018 में आया था कि जो भी मतलब इंडिया में कोई बीमार होता है तो उसको बीमारी इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए तक क्या मिलेगा, फ्री
उनको सरकार की तरफ से मिलेगा। तो वही है हम लोग का आयुष्मान भारत। स्वच्छ भारत मिशन, आपको ये भी याद होगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ये स्टार्ट किया था, स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया था इन्होंने, और बोला था कि 2019 तक हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से मतलब हम लोग पूरा इंडिया को साफ सफाई, स्वच्छ भारत के तहत इंडिया को साफ सफाई कर देंगे। तो ये स्वच्छ भारत मिशन कब आया था, तो 2014 में ही आया था, ये भी याद कर देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। डिजिटल इंडिया, ये भी एक बहुत ही बड़ा ही रिफॉर्म का काम था कि 2015 में इंडिया ने डिजिटल इंडिया का योजना शुरू की, और आज देख सकते हो कि डिजिटल इंडिया इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि इंडिया का जो पेमेंट है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट इंडिया में होते हैं। तो ये डिजिटल की बात है कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा पा रहा हूँ। तो ये डिजिटल इंडिया 2015 में आया था। फिर इसके बाद देखो, मेक इन इंडिया भी प्रोग्राम 2014 में ही मोदी जी ने भाषण के थ्रू, मतलब 2014 में जब भाषण दिए तो उस टाइम स्टार्ट किए थे। तो मेक इन इंडिया मतलब आप कुछ भी आपको इंडिया में बेचना है तो इंडिया में बनाओ, और इंडिया में बेचना है तो बेचो। तो इंडिया में बनाने की यहाँ पे जोर दिया गया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अच्छे हुए। फिर उसके बाद कौशल भारत, जो भी इंडिया में लोग थे वो स्किल नहीं थे, तो इंडिया के गवर्नमेंट ने बोला कि हम इन लोगों को क्या करेंगे, स्किल करके उनको क्या करेंगे, जॉब देंगे। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम 2015 में आया था, 2015 में आया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। फिर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है आपका योजना 2015 में आया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये भी याद रखना है कि कब आया था, इसमें आपको मिल जाएंगे। हाँ देख लो यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया कौन से गल्फ कंट्री के साथ जो करेंसी में रुपया करेंसी में मतलब ये क्रूड ऑयल खरीदेगा, इस पे बहुत सारे आर्टिकल न्यूज हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्योंकि अभी तक इंडिया जो है ना रुपया में सिर्फ रसिया से खरीद पा रहा था, लेकिन गल्फ कंट्री किसी के साथ रुपया में नहीं खरीद पा रहा था, क्योंकि रुपया में अमेरिका इनको बोलता है कि आपको जो भी, जब भी आपको ऑयल वगैरह बेचना है गल्फ कंट्री को ना, तो आप लोग इसमें बेचो, डॉलर में बेचो। तो ये पहली बार इंडिया ने किया है, तो यूएई के साथ, ये इसका आंसर होगा यूएई। तो बहुत ज़्यादा इस पे आर्टिकल न्यूज़ पे आए थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसके बारे में, जब भी मिलेगा टाइम तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके, बाय।